हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका 9, 10, 11 फरवरी, ये तीनों के तीनों डेट्स मैंने यहाँ पे क्लब किए हैं इस डिस्कशन के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे ये एक प्रश्न मेरे से पूछा गया था जब मैंने बजट का एक डिस्कशन किया था। तो एक व्यूअर है, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये भारत का एक टारगेट है, इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी प्राप्त करने का, इकोनॉमी बनाने का भारत को, ये एक टारगेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने इसके लिए कौन सा ईयर सेट किया है। तो भारत ने 2024 तक ये अपना एक लक्ष्य रखा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ऐसा टारगेट सेट किया है भारत देश ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ष के लिए टारगेट सेट किया है। वर्तमान में जो भारत की इकोनॉमी है वो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर के नजदीक है, यहाँ पे इसके आसपास है ये। और ये जो है, ये जो इसको जो कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमी को, तो इसको मेजर किया जाता है एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो जीडीपी के आधार पर ये पता किया जाता है कि कितनी इकोनॉमी है भारत की, कितना इसका वॉल्यूम है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये सारी की सारी चीजें जीडीपी के आधार पर कैलकुलेट की जाती हैं, मेजर की जाती हैं। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। मतलब कि आप देखिए, आप दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे कि यूएसए है, चाइना है, जापान है, तो वहां पे भारत अब 5वें स्थान पर आ चुका है। और इसने किसको पछाड़ा है? तो इसने पछाड़ा है यूके को। यानी कि यूनाइटेड किंगडम का नंबर है अभी इकोनॉमी के वॉल्यूम में, इकोनॉमी के साइज में, तो उसको लेकर के यूके भारत के पीछे हो गया है। मतलब कि यूके का नंबर जो है वो 6वां नंबर हो गया है इकोनॉमी की। यदि हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 2 की कैटेगरी में, तो भारत का जो स्थान है वो 5वां स्थान हो गया है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ टारगेट सेट किया है इंडिया के द्वारा कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है भारत को प्राप्त करना है वो 2024 इसका एक ईयर है, जो कि एक सेट टारगेट रखा गया है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देखते हैं आगे। ये है 9 फरवरी की न्यूज। देवभूमि, आपको पता है जल तांडव देखा गया है यहाँ पे। इससे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं कि वहां पे उत्तराखंड में केदारनाथ एक जो घटना हुई थी 2013 में, आपने आज आंसर भी दिया था, उसका करेक्टली दिया था। तो केदारनाथ पहले हो चुका है। अभी ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2021 में ये घटना घटित हुई है, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस घटना को लेकर के आप देख सकते हैं 202 लोग अभी भी लापता हैं, 26 लोगों के शव यहाँ पे बरामद हो चुके हैं। तो बड़ी ही दुखद घटना है ये। अब मैं आपको बताऊं कि केदारनाथ जो घटना है, आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसके ऊपर की एक मूवी बनाई गई है केदारनाथ को लेकर के। तो उसके ऊपर मूवी बनाई गई है, तो आप उसको चाहे देख भी सकते हैं, कुछ एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा। तो यहां पे बात की जा रही है ये जो घटना हुई है, तो इसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन जो होता है, मैं आपको वो एक डिस्कस कर दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की गई है, आपको पता है कि चमोली जिले की बात की गई जिसके अंदर ये घटना देखी गई है। तो मैं आपको एक बार गंगा का जो पैटर्न है, कहां से बनती है, कैसे बनती गंगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आईटीबीपी के जवानों की बात भी की गई है, जो कि यहाँ पर देवदूत बनकर के आए हैं, ऐसा बताया गया है इसके अंदर। तो आईटीबीपी इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स होती है। अब आप मुझे ये बताइए, ये किन 2 देशों के बॉर्डर पे, भारत के अलावा वो कौन से देश हैं जहां पर आईटीबीपी सेना तैयार रहती है, तैनात रहती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। तो अब मैं आपको इसका दिखा देता हूं। आप ये देखिए गंगा नदी कैसे बनती है। ये एक हिमनद है, यानी ग्लेशियर है, संतोपत हिमनद। यहां से 2 नदियां बहती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। यहां पर आगे जाने के बाद एक प्रयाग आता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे विष्णु प्रयाग। तो जब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं, तो यहां बन जाता है विष्णु प्रयाग, और इस नदी का नाम हो जाता है फिर अलकनंदा नदी। तो नाम याद रखिएगा। अभी ये अलकनंदा नदी बन चुकी है कहां पे? विष्णु प्रयाग पे। इसके बाद एक प्रयाग आता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग, यानी विष्णु प्रयाग के बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से यहां ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। तो जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलती है तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद एक आगे फिर आता है, इसको हम बोलते हैं रद प्रयाग। रद प्रयाग पे क्या होता है? अलकनंदा नदी आगे चल रही है और यहाँ पे ऊपर से फिर एक और नदी आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी या काली गंगा नदी। तो यहां से आ रही है मंदाकिनी नदी, या इसको काली गंगा बोला जाता है। और इस नदी के किनारे है केदारनाथ।
तो केदारनाथ एक पहले ही घटना हो चुकी है, आपको पता है 2013 के अंदर यहाँ पे ऐसा ही जल प्रलय आई थी केदारनाथ के अंदर जब बादल फट गया था। तो ये केदारनाथ काली गंगा या मंदाकिनी नदी पर स्थित है। जब ये नदी अलकनंदा मिलती है तो इसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब फिर हम आगे चलते हैं, अभी अलकनंदा नदी आगे चल रही है और जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक एरिया आता है जिसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। जब इस देवप्रयाग पे एक नदी इसमें मिलती है, वो नीचे से आती नदी, यहाँ पे है गौमुख। तो गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी यहाँ देवप्रयाग पर आकर के जब अलकनंदा मिल जाती है तो उस नदी का नाम बन जाता है गंगा नदी। तो यहाँ से होता है गंगा नदी का जो नाम है, असली जो ओरिजिन है यहाँ से होता है देवप्रयाग से। अब ये जो भागीरथी नदी है गौमुख से निकलती है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डैम है। तो ये डैम है, एक नदी है जो कि भागीरथी नदी में मिलती है, इसका नाम है भीलांगना नदी। ये है भीलांगना नदी, यहाँ पर आती है और ये मिलती है भागीरथी नदी में। तो यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है टेहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, इसका नाम है टेहरी डैम। तो ये है आपका भागीरथी नदी पर, जहां पर कि भीलांगना नदी इसमें आकर के मिल जाती है। तो इसको यहाँ पे टेहरी डैम एक बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डैम है भारत के अंदर ये। तो इस प्रकार से गंगा का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे देवप्रयाग से। तो ये आपको पूरा एक सिस्टम समझ में आना चाहिए कि कैसे नदी का फ्लो चल रहा है और नदी बन कैसे रही है आगे जाकर के। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। ये बात की जा रही है भारतीय शेयर बाजार की। तो भारतीय शेयर बाजार बना है दुनिया का 7वां मार्केट। ये ऐसी बात बोली गई है, 51,000 के पार निकल गया है शेयर बाजार। तो एक बड़ी उछाल देखने को मिली है इस बार। तो ये अच्छी खबर है भारत के लिए। यहां देख सकते हैं भारतीय शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर के हो गया है $2.7 ट्रिलियन। तो ये इसकी बात की जा रही है। तो दुनिया का 7वां मार्केट बन चुका है भारत। बड़ी ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। तो अच्छी बात है भारत के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। जो हमारा टारगेट हम सोच रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमको गेन करनी है 2024 तक, हो सकता है कि हम वो पूरा कर लें। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। शेयर बाजार से संबंधित एक न्यूज है जहां पे देखते हैं आगे। ये बात हो रही है, औपचारिक रूप देने जा रही है यहाँ पे केंद्र सरकार। महिला कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। क्या बात की जा रही है, स्थायी हो सकती है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। कोविड-19 के दौरान ये एक अरेंजमेंट किया गया था कि लोग घर बैठकर ही अपना काम निपटा दें, ताकि उनको ऑफिस आने की जरूरत ना हो, उनको बाहर निकलने की जरूरत ना हो, ताकि कोविड-19 और ज्यादा ना फैले। तो इसको लेकर के ये एहतियात बरते गए, ये ऑप्शन दिया गया। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में पहले से ही ये अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, कई सारे जगहों पर देखने को मिलते हैं ये। लेकिन अब ऐसी बात की जा रही है कि भारत सरकार वर्क फ्रॉम होम की औपचारिक घोषणा कर सकती है कि आप घर बैठ करके काम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उसमें प्रोविजंस रहेंगे, किनको ये दी जाएगा, ये जो इस प्रकार का प्रोविजन दिया जाएगा, इसका बेनिफिट दिया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर चीजें रहेंगी। लेकिन अब ये बात चल रही है कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी आगे से अपनाई जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है देखने को मिले ये, और प्राइवेट जो सेक्टर हैं कुछ खास, उनमें भी ये चीज लाने की बात की जा रही है। तो ये अच्छी पहल होगी एक, कि आप घर से भी रह करके आप काम कर सकते हैं। कुल मिला के ये कि आपको एक आउटपुट निकाल करके लेके आना है। तो यहां पर उस सब को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था करने जा रही है भारत सरकार। तो इसके बारे में अभी आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है प्रयागराज की। प्रयागराज ये नाम हो गया है इलाहाबाद का, भी नया नाम है इलाहाबाद का। तो ये ऐसी बात की जा रही है, ग्लेशियर टूटने की घटना का माघ मेले पर असर पड़ सकता है। माघ मेला प्रयागराज के अंदर लगता है और जनवरी फरवरी के माह में लगता है माघ मेला। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहां लगता है माघ मेला, प्रयागराज में। ये जो घटना हुई है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर टूटने के कारण, तो उसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं सरकार की। तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसका कुछ असर पड़े मेले के ऊपर। तो ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए माघ मेला कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है। तो इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। और ये इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं। तो नए मरीजों में 10% बच्चे कुष्ठ रोग के देखे जा रहे हैं यहाँ पे। ये एक न्यूज यहाँ पे कवर की गई है। तो कुष्ठ रोग के संबंध में आपको बता दूं, एक रिपोर्ट है लॉ कमीशन की। लॉ कमीशन की 256वीं रिपोर्ट है जो कि कुष्ठ रोग के बारे में बात करती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में भी लॉ जिक्र कर रहा है। इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रयास हो रहे हैं कि गांधी जी भी बड़ा जोर देते हैं कुष्ठ रोग को मिटाने को लेकर के। तो इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कुष्ठ रोग मिटाने को लेकर के। कुष्ठ रोग जो है
ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ना कि वायरस जनित बीमारी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ रोग होता किससे है, तो ये होता है बैक्टीरिया से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है म्यांमार देश की। लगातार 30 दिन सड़कों पर लोग, भिक्षु भी इसमें शामिल हैं। तो म्यांमार जो देश है, यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो भिक्षु लोगों की, यानी बौद्ध जो लोग हैं, यहाँ पे बुद्ध जो कम्युनिटी है बहुत अच्छी मेजोरिटी के अंदर है म्यांमार के अंदर। ये आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा कई सारे फैक्ट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उसके साथ जो हमारी ट्रीटी, कई सारी ट्रीटी हैं, कई नहीं, मैंने एक आपको ट्रीटी का नाम भी बताया था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे कौन लीडर हैं, आंग सान सू की, उनकी मैं जिक्र कर चुका हूँ। क्या वहाँ पे चीज़ें रही हैं पॉलिटिकली, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घटना क्या होकर चुकी है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चर्चा में म्यांमार इस समय पे, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इसके आसपास की क्या क्या चीज़ें हैं, ज्योग्राफी, लोकेशन है, कौन कौन से देश हैं, क्या रिवर जहाँ बहती है। तो ये आप मेरी पुरानी जो वीडियोज़ है वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं जिक्र करता रहता हूँ। आगे भी कुछ ना कुछ और चीज़ें हम देखते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यांमार इस वक्त। ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर बजट पेश होने वाला है, फरवरी के महीने पेश होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बार संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्य का वाचन करेंगे राज्यपाल महोदय यहाँ पे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी अभी राजस्थान के अंदर। ये इसके अंदर न्यूज़ कवर की गई है। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये बताइए। और मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है नाहरगढ़ जैविक उद्यान की। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर है। यहाँ पर गुजरात की एक शेरनी है सृष्टि, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, सृष्टि को। तो ये शेरनी है, देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है यहाँ पे। तो इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA ने स्वीकृति दे दी है। ये आप इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक सेंट्रल जू अथॉरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये जो इस प्रकार के जैविक उद्यान है, इनको लेकर के रूल्स रेगुलेशन बने काम करती है CZA, इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बारे में अभी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब चर्चा में रहती हैं तो इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मुझे जरा ये बताइए कि CZA का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह बात की जा रही है आर्द्र भूमि संरक्षण है कई समस्याओं का हल। इसके ऊपर एक एडिटोरियल लिखा हुआ है शिव सिंह राठौड़ साहब ने। ये RPSC आयोग, जो RPSC के सदस्य हैं, तो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। इनके द्वारा इस प्रकार का एक आर्टिकल लिखा गया है, जहाँ से कि कुछ चीज़ें मैंने इसमें इनपुट लिए हैं और ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहली बात निकल के आती है कि ईरान के रामसर में 1971 में आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था। तो रामसर एक जगह है ईरान देश के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान है। आपको पता है कि ईरान से काफ़ी ज़्यादा तनातनी रही है पिछले कुछ साल के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके द्वारा लगाए गए ईरान के ऊपर। तो बड़ा ही चर्चित शहर, चर्चित एक देश है ईरान। भारत के काफ़ी अच्छे संबंध रहे ईरान से, तेल के लिए जाना जाता है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर 1971 में एक आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर जगह पे। तो वहां से नाम निकल के आया रामसर संधि या फिर रामसर कन्वेंशन। अब 2 फरवरी को आयोजित हुआ था ये रामसर जो कन्वेंशन है ईरान के अंदर, 2 फरवरी को हुआ था। इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली बार आर्द्र भूमि दिवस 1997 में बनाया गया था। 1997 बेहद ही खास एक ईयर है। क्योटो प्रोटोकॉल इस ईयर में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी थी जो कि 1997 में आई थी। आपको पता है क्योटो शहर जापान देश के अंदर क्योटो, तो ये 1997 में जब आया था उसी वर्ष पहली बार आर्द्र भूमि दिवस को मनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट हैं, ये आपको आइडिया एक होना चाहिए, जिनमें से बताया जाता है कि सबसे पहली जो साइट है 1981 में, वो कौन सी पहली साइट थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व चिल्का लेक। तो केवलादेव राजस्थान के अंदर सबसे पहली साइट जो बनाई गई थी भारत के अंदर, उनमें से केवलादेव है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है केवलादेव। तो ये बेहद ही खास बात हो जाती है राजस्थान के लिए कि भारत के अंदर सबसे पहली साइट में केवलादेव और चिल्का लेक का नाम है, जिनमें से केवलादेव राजस्थान के अंदर स्थित है और चिल्का लेक भी बहुत ही फेमस है। ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, उड़ीसा राज्य के अंदर चिल्का लेक।
तो दोनों ही इंपॉर्टेंट साइट हैं, रामसर साइट है ये। अब रामसर जो साइट है, ये आर्द्र भूमि जो एरियाज हैं, इनको बोला जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इसका, ये टर्म जो आप है, जब भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स को कहीं लिखने जाते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कि आर्द्र भूमि जो एरियाज हैं, वेटलैंड जो एरियाज हैं ऐसे, उनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप बोला जाता है। बेहद ही खास रोल अदा करते हैं ये पूरे के पूरे एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में, आर्द्र भूमि जो एरियाज हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम है 2017, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, यानी कि ये जो आर्द्र और नम भूमि है, वेटलैंड एरियाज हैं, उनके संरक्षण और मैनेजमेंट रूल्स हैं 2017। तो ये कुछ चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट हो गया है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो ये स्टार्ट होते हैं जनवरी फरवरी का महीना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद होता है अंत में यूएस ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेनिस की दुनिया के ये ग्रैंड स्लैम। तो इसके बारे में बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन भी स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे नडाल और मेदवेदेव का नाम बात की जा रही है कि एक तरफा जीत गए ये। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब भी फाइनल जब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद कौन कौन विजेता निकल करके आता है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है कि किसने सिंगल, डबल, मिक्स में जीत हासिल की है इस ग्रैंड स्लैम को लेकर के। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हो चुका है अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यह बात की जा रही है, पहली बार प्रयोग में हो रहा है ये। राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम है साइबर वॉलंटियर। ये बड़ी नई टर्म है एक, कि साइबर वॉलंटियर तैयार करने की फिराक में है सरकार। इस साइबर वॉलंटियर के जरिए होगी सोशल मीडिया पर सरकारी निगरानी, यानी कि कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कंटेंट लाए जाते हैं, जो कि देश की छवि को खराब करते हैं, देश विरोधी कंटेंट होते हैं, तो उस प्रकार के कंटेंट पे कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए इस प्रकार के प्रोविजन, इस प्रकार की पहल की जा रही है कि साइबर वॉलंटियर तैयार किए जाएं, जो कि सरकार को इस चीज में हेल्प करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन लोग शामिल किए जाते हैं इसके अंदर। तो ये सरकार ऐसा सोच रही है कि इस प्रकार के वॉलंटियर तैयार किए जाएं, जो कि यहाँ पर अपना सरकार को अपनी मदद दे सकें, और इस प्रकार के जो कंटेंट लाए जाते हैं जो कि राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी होती हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाई जा सके, लगाम लगाई जा सके। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। ये बात की जा रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में ये कुछ बात बताई गई है, ग्लेशियर जो टूटा है उसके लिए ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि प्रीवियस टाइम में, पुराने समय में, कुछ रेडियोधर्मी डिवाइस की गर्मी से तो नहीं जो खोया था 55 साल पहले। मतलब ये जो आपदा हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हो सकता है ये जो रेडियोधर्मी डिवाइस है, जो कि 55 साल पहले खो गया था, कहीं उसकी गर्मी के कारण ऐसा तो नहीं हुआ कि ये ग्लेशियर टूटने के कगार पर आ गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नंदा देवी चोटी। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और वो कहां पर स्थित है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी चोटी, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। पहली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंग्रोव के पत्तों से आर्क बनाकर पुरुषों के सिर के बाल उगाए जा सकेंगे, ये बात बताई जा रही है। बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। पर आप मुझे जरा ये बताइए कि मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं ये इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो मुझे बताइए कि भारत के कौन कौन से एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मुझे बताइए कि किन किन एरियाज में ये वन पाए जाते हैं। ये बात की जा रही है, एक फेस्टिवल है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर का कार फेस्टिवल ये आयोजित किया गया है। कार फेस्टिवल का मतलब रथ यात्रा होती है। तो पार्थसारथी मंदिर है ये तमिलनाडु के अंदर, वहां पर ये बनाया गया है फेस्टिवल। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 11 फरवरी की ही न्यूज है, पेज नंबर 1 पे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अभिभाषण में खलल, किसान आंदोलन की विधानसभा में गूंज। अभी राजस्थान के अंदर बजट पेश होने वाला है, तो आपको पता होगा कि राज्यपाल का अभिभाषण कब होता है। तो एक बार तो होता है
बजट जब सेशन आता है उस समय इनका अभिभाषण होता है, और दूसरा कब होता है जब कोई नई विधानसभा में जो पार्टी की सरकार है चुन करके आती है, तब जब नई सरकार बनती है तब इनका एक अभिभाषण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का अभिभाषण कब होता है? बिल्कुल राष्ट्रपति के समान इनका अभिभाषण होता है कि एक तो बजट सेशन जब स्टार्ट होता है तब इनका अभिभाषण होता है, और जब भी कोई नई सरकार चुन करके आती है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपना अभिभाषण दिया जाता है। तो अब राजस्थान के अंदर बजट सेशन आने वाला है, बजट प्रस्तुत होगा, तो इसीलिए राज्यपाल महोदय के द्वारा राजस्थान की विधानसभा में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है। तो ये बात की गई है, और ये आंदोलन को लेकर के यहाँ पे एक विधायक हैं जो कि विरोध कर रहे हैं कि किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो ये दृश्य है, देख सकते हैं आप, ये राज्यपाल महोदय की पिक्चर है यहाँ पे। ये बात की जा रही है फिल्म बिट्टू, ये फिल्म का नाम है बिट्टू, जो कि ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई है। तो एकता कपूर, ताहिरा कश्यप और गुनीता मेंगा की शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, जो कि ऑस्कर की रेस में शामिल की गई है। देखते हैं इसमें भी क्या होगा। तो इसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में टॉप 10 में चुना गया है। तो अच्छी बात है, अगर ये ऑस्कर मिल जाता है इस मूवी को तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि बिट्टू फिल्म को यदि ऑस्कर मिल जाता है। तो देखते हैं आने वाले समय क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बिट्टू फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। तो ये भी एक बड़ी बात है, नॉमिनेट होना भी बड़ी बात होती है। दोरों में सैनिक ने आतंकियों से मुकाबला कर दिखाया रण कौशल। तो ये बात की जा रही है भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास जो किया जा रहा है महाजन फील्ड रेंज बीकानेर के अंदर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो बीकानेर में हो रहा है, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित हो रहा है। ये 3-4 दिवसीय आई थिंक अभ्यास है ये। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि महाजन फील्ड रेंज कहाँ पर है और ये जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के बीच में हुआ है। इस प्रकार के कई 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, राजस्थान के संबंध में है ये बात की जा रही है विश्व यूनानी दिवस की। हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है आज ही के दिन। स्वास्थ्य प्रणाली की पूरक है यूनानी चिकित्सा। तो बात की जा रही है यूनानी चिकित्सा की। आयुष मंत्रालय आपको पता है एक बनाया गया है। तो यहाँ यू का मतलब है यूनानी चिकित्सा का मतलब है। अब आप मुझे बताइए कि आयुष के अंदर कौन कौन सी बीमारी हैं, टोटल कौन नाम उनके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या क्या नाम है उनके, जो कि बीमारी नहीं मतलब ये चिकित्सा की जो पद्धति है। तो आयुष के ये जो उनका है एक शॉर्ट फॉर्म है, यहीं से निकालती हैं। इसमें जो इनके नाम है पूरे के पूरे यहाँ से निकलते हैं। इनके हर एक लेटर का अपना अपना एक मीनिंग है। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उनके मतलब क्या क्या है। यू का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यूनानी है यहाँ पे। तो यूनानी की बात की जा रही है। तो यूनानी इसका उद्गम ग्रीस से हुआ था। ग्रीस में है यूनान शहर, जहां से कि यूनानी चिकित्सा का उद्गम हुआ था। तो याद रखिएगा हमेशा यूनानी यानी कि यूनान, और यूनान है ग्रीस के अंदर, सबसे पहली बात। अब आते हैं आगे भारत के संदर्भ में। तो भारत में इसका श्रेय जाता है हकीम अजमल खान साहब को। तो हकीम अजमल खान साहब को इसका श्रेय जाता है लाने का, इसीलिए बता रहे हैं कि विश्व यूनानी दिवस इन्हीं की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो 11 फरवरी है वो दिवस। तो 11 फरवरी को बनाया जाता है, यूनानी दिवस घोषित किया गया था। तो आज है 11 फरवरी, तो आज के दिन ही यूनानी दिवस मनाया जाता है। हकीम अजमल खान साहब का जन्मदिन आज ही है, तो इसलिए बनाया जाता है ये। अब दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की गई थी इसको लेकर के, यानी कि इसको फेमस करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, इस पर काम करने के लिए दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की गई थी यूनानी चिकित्सा को लेकर के। 1971 जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो 1971 में हैदराबाद में यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए केंद्रीय शोध संस्थान की स्थापना की गई, यानी कि इसे और ज्यादा बढ़ावा दिया गया यूनानी चिकित्सा को भारत के अंदर। यानी कि यूनान ग्रीस से निकली हुई चिकित्सा है ये, जो कि भारत में अच्छा खासा अपना प्रभाव जमाती गई, बढ़ती गई। अभी आज वर्तमान में तो आयुष मंत्रालय के अंदर भी शामिल है यूनानी चिकित्सा। तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा है ये। तो ये इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है यहाँ पे यूनानी चिकित्सा के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, कहाँ से निकली है, क्या इसके नाम है। आयुष का जरूर मुझे जवाब दीजिएगा कि कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति है इसके अंदर आयुष में जो शामिल की गई हैं। पेज नंबर से बात की जा रही है अफगानिस्तान के संबंध में। तो अफगानिस्तान के बांध में मदद के लिए पेंटिंग से जताया है आभार। मोदी साहब की पेंटिंग है ये, बनाई गई है अफगानिस्तान के द्वारा। तो आभार जताया गया है ये। तो नाम याद रखिएगा, लालंदर या शहतूत बांध। लालंदर या शहतूत बांध का संबंध अफगानिस्तान से है। इसे भारत के सहयोग से काबुल के अंदर बनाया जाएगा। यानी कि ये जो बांध है इसे भारत बना रहा है, कहां पर?
अफगानिस्तान के अंदर, काबुल अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पे बनाया जा रहा है लालंदर या शहतूत बांध। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बांध है जो कि भारत बना चुका है भारत अफगान फ्रेंडशिप के तहत, इसका नाम है सलमा डैम। सलमा डैम को भारत के द्वारा बनाया गया है अफगानिस्तान के अंदर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको नाम इनके पता होना चाहिए, लालंदर बांध, शहतूत बांध, सलमा बांध, ये कुछ आपको आइडिया जरूर होना चाहिए क्योंकि भारत का इंपॉर्टेंट रोल होता है अफगानिस्तान के अंदर इस प्रकार से बांध बनाना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के। ये बात की जा रही है वही माघ मेला की जो मैंने आपको बताया था। तो संगम तट पर आज मौनी अमावस्या की डुबकी है यानी 11 फरवरी को, तो प्रयागराज में ये माघ मेला आयोजित किया गया है। तो ये यहाँ की पिक्चर देख सकते हैं आप, कई सारे लोग डुबकी लगाएंगे यहाँ पे, श्रद्धालु लोग यहाँ पे आएंगे कई सारे। तो उसकी बात की जा रही है, ये मौनी अमावस्या को बड़ा स्नान पर्व है 11 फरवरी को, तो वहाँ से माघ मेला पता होना चाहिए कि माघ मेला कब आयोजित होता है। तो ये जनवरी फरवरी के माह में आयोजित होता है, कभी जनवरी के दिन भी महीने में अभी आता था ये, लेकिन इस बार फरवरी के महीने में ये आयोजित किया गया है। ये बात की जा रही है दैनिक भास्कर से, यहाँ पे न्यूज है। तो मंगल मिशन है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि आप समझ सकते हैं मुस्लिम देश का पहला सफल मंगल मिशन है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, किसी मुस्लिम देश के द्वारा पहला सफल मंगल मिशन। इसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, इसका नाम है होप प्रोब, इसका नाम है होप प्रोब। तो ये देख सकते हैं आप। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि होप प्रोब ये जो मिशन है ये किस ग्रह के लिए मिशन भेजा गया है। तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह के लिए मिशन बनाया गया है। किस देश का मिशन है ये पता होना चाहिए, तो ये यूएई का मिशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बताया गया पिक्चर के माध्यम से। ये तो मंगल मिशन के लिए सफल मतलब इनका रहा है ये प्रयास जो है यूएई का। तो बड़ी पहल है, बड़ी उपलब्धि है किसी मुस्लिम देश के लिए इस प्रकार से अपने एक सफल मिशन पूरा करना मंगल के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका मिशन का नाम हॉप प्रोब मिशन का नाम है इसका। तो ये कुछ न्यूज है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।